तो आज हम कहाँ क्लास में थे? स्थानीय शासन। चलिए, स्थानीय शासन, स्वशासन कह सकते हैं। आपको पता है कि स्थानीय स्वशासन जो होता है यह राज्य का विषय है। किसका विषय? राज्य का विषय। और इसे जो होता है संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जब संविधान के आप जो होते हैं 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, 7वीं अनुसूची में जो होता है राज्य के विषय के बारे में चर्चाएं की गई। देखिए, स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब होता है कि पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज का शब्द का अपर्याय आप क्या समझते हैं? किसे जो होता है पंचायती राज कहा जाता है? जहां ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति हो, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति हो, स्थानीय स्वशासन पद्धति हो, पद्धति होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? पंचायती। इस शब्द का अर्थ ही क्या है? इस शब्द का अभिप्राय क्या होता है? अर्थात जहां ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति अपनाया जाए उसे हम पंचायती राज कहेंगे। भारत स्वतंत्र हुआ, स्थानीय शासन के बारे में आपको पता है कि सभी राज्यों को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सभी राज्यों में जो होता है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की, कहा जाए कि राज्यों में जो होता है जमीनी लोकतंत्र, अर्थात जमीनी स्तर पर जो होता है लोकतंत्र की सहभागिता बढ़ाने के लिए कहा जाए। जमीनी स्तर पर कैसे लोकतंत्र पहुंचाया जाए? लोकतंत्र की बात कही, अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के लिए कहा जाए कि निर्माण हेतु, अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु विधानसभा के द्वारा इसे स्थापित किया गया। निर्माण हेतु विधानसभा के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, पंचायती राज। तो इस अपर्याय का मतलब आप समझते हैं कि राज्य का विषय, अर्थात ये राज्य सूची का विषय है, जिसे 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और पंचायती राज, स्थानीय शासन का मतलब पंचायती राज, इसका अपर्याय यही होता है कि ग्रामीण स्थानीय शासन की पद्धति को, अर्थात राज्यों में जो होता है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए इसे विधानसभा के द्वारा क्या कर दिया गया था? स्थापित किया गया था। देखिए, लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि भारत हो चाहे किसी भी देश की हो, लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि सबसे बड़ी समस्या कहो या सबसे बड़ी चुनौती कहो कि भारत प्रत्येक निर्णय जो होता है जनता की सहभागिता से क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। जितना भी निर्णय लिया जाए जनता की सहभागिता उसमें क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। और बढ़ाने के लिए जिससे ये विकास के रास्ते खुद तय करे। लोकतंत्र में क्या क्या है? अगर लोकतंत्र में जनता की सहभागिता अगर बढ़ाई जाएगी तो विकास के रास्ते क्या करेंगे? स्वतः क्या करेंगे? स्वतः बनाए। कहा जाए कि खुद तय करने के लिए जो होता है, जनता अगर खुद रास्ता तय करेगी तो लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। दूसरी बात, इसी उद्देश्य के बढ़ावा देने के लिए जो होता है सरकार ने स्वशासन व्यवस्था का क्या किया था? अर्थात स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लाई। दूसरी बता दी कि गांव में जो होता है समस्याओं को हम केंद्रीय स्तर पर बैठ करके हल नहीं कर सकते। अगर कोई गांव में समस्या है, इन समस्याओं को जो होता है हम बैठ करके, तो गांव में बैठ करके केंद्रीय स्तर पर तो समस्या हल कर नहीं सकते। इसलिए इसका जो इसको इन समस्याओं को जो होता है निवारण के लिए कहिए या तो आप कहिए कि इसके माध्यम से जो होता है स्थानीय शासन के माध्यम के द्वारा जो होता है, जो होता हमने अब ग्राम सभा बनाया है, इसके माध्यम का सबसे प्रारूप क्या बना? ग्राम सभा बना है। आपको आगे पढ़ाएंगे कि ग्राम सभा बना है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे? सहभागिता बढ़ाएंगे। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम बताते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ऐसा
स्थानीय शासन भारत की स्वतंत्रता के बाद ही लागू किया गया। आप देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि तो औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आपको पता होगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल, ठीक है, एक ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में लॉर्ड रिपन का नाम आप सुने होंगे। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय शासन का प्रथम प्रयास किया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का प्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति था। प्रथम प्रयास किया था 1882 में लॉर्ड रिपन ने प्रयास किया, और इसलिए जो होता है लॉर्ड रिपन को जो होता है हम क्या कहते हैं, स्थानीय शासन के क्या कहा जाता है, जनक माना जाता है, अर्थात जनक के रूप में जानते। प्रथम प्रयास किया था, और लॉर्ड रिपन ने प्रावधान किया क्या था स्थानीय शासन में, इन्होंने प्रावधान क्या किया था, बताया कि स्थानीय बोर्ड को कार्य करने, स्थानीय बोर्डों को क्या किया जाए, जो स्थानीय बोर्ड हैं जिन्हें बनाया गया था, स्थानीय बोर्ड को जो था कार्य करने के, या कहा उन्होंने कि आय के साधन दिए जाएं। किसके, बोर्डों को कार्य करने या आय के क्या किया जाए, साधन दिए जाए। दूसरा उन्होंने बताया कि जिला बोर्डों की क्या किया जाए, गठन किया जाए, जिला बोर्डों को गठन किया जाए। इन्होंने प्रावधान में बताया लॉर्ड रिपन साहब जी ने, अर्थात स्थानीय बोर्डों को कार्य और आय के साधन दिए गए, और जिला बोर्डों को क्या कर दिया गया, इनके अनुसार क्या दिया गया, स्थानीय बोर्ड में कार्य अर्थात आय के साधन दिए गए, और इसमें जिला बोर्डों का क्या कर दिया गया, गठन किया गया। और इन्होंने कहा कि सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति उन्हीं तक होगी जहां पर जो था समीक्षा करने तक सीमित होगी। सरकारी हस्तक्षेप जो था स्थानीय बोर्ड में वहीं तक करेगा जहां तक उसे समीक्षा करने की अनुमति दी गई है, उसके आगे नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि लॉर्ड रिपन साहब जो होता है, विशेषताएं क्या थी इसकी, ये आपको क्या लगा कि स्थानीय शासन के जनक में आपको क्या लगा, किस चीज की क्यों आवश्यकता पड़ी स्थानीय शासन की। देखिए, स्थानीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता आपको बताते हैं क्या थी। विशेषता थी कि जनता अपनी समस्या स्वयं हल कर सके। पहली विशेषता इसकी देखिए क्या थी, स्थानीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता आपको बताई दें, जनता जो होगी अपनी समस्या स्वयं हल कर सके। अगर सहभागिता बढ़ती है लोकतंत्र में, पहला बताया गया कि अगर स्थानीय शासन पर बढ़ जाता है तो जनता अपनी समस्याएं स्वयं हल कर सकती। दूसरी बता दें कि राजनीतिक चेतना का विकास होगा, गांव में भी स्थानीय स्तर पे क्या होगा, राजनीतिक चेतना का विकास होगा। राजनीतिक चेतना का क्या होगा, विकास होगा। भाई गांव में प्रधानी लड़ेंगे या चुनाव होता है जिला परिषद, जिला बोर्ड वगैरह, तो स्थानीय वोट क्या होता, स्तर पे क्या होता, राजनीतिक चेतना का क्या होता, विकास ही होता है, और समस्या स्वयं हल कर। तीसरा, सत्ता के विकेंद्रीकरण करने से जो होता है जन कल्याण कार्यों में क्या होगा, आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर हम सत्ता का जो होता है विकेंद्रीकरण कर दें, विकेंद्रीकरण कर दें, तो हम जो होता है जन कल्याण से जितनी जन कल्याण के लिए जो होता है हम उसे आसानी से कोई कार्य पूरा कर सकते। विधानसभा विधायक अगर बैठे वहाँ आपके विधानसभा में बैठे हैं, वो समस्याएं जनता के नहीं सुनते हैं, जनता की समस्या कैसे सुनी जा सकती है। इसलिए उन्हें कहा कि अगर स्थानीय स्तर पर शासन बनाया जाता है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। अगर जैसे पोस्टकाक का एक नियम होता है, तो विकेंद्रीकरण अगर कर दिया जाए, विस्तार कर दिया जाए, तो समझ लीजिए कि क्या करेंगे हम, जन कल्याणकारी राज्य जितना भी जुड़े रहेंगे उनकी समस्या क्या कर सकते, जन कल्याणी कार्यों को आसानी से, जन कल्याणी कार्यों क्या कर सकते हैं, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं।
कार्यों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये मुख्य विशेषताएं होगी। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 पढ़े होंगे। भारतीय शासन अधिनियम पढ़ाया गया होगा आपको। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो होता स्थानीय शासन को बनाया गया था, लागू किया गया था, या कहा गया जाए अनुमति दी गई थी। इन संस्थाओं को कार्य करने की अनुमति अगर पूछता आपसे एग्जाम में कि किस अधिनियम के द्वारा जो होता है स्थानीय शासन को कार्य करने की अनुमति है, कार्य करने की अनुमति है, तो आप सीधे सीधे विकल्प ढूंढेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत जो होता है इन कार्यों को अर्थात इन संस्थाओं को कार्य करने की क्या मिल गई थी, अनुमति मिल गई थी। और आपको यह भी बता देंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इन संस्थाओं को सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया गया। 1919 में कार्य करने की अनुमति मिली, लेकिन भारतीय शासन अधिनियम अगला होता कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इन संस्थाओं को सुदृढ़ करने का भी कार्य किया गया, अर्थात मजबूत भी कार्य करने का, सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया, तो अगर क्वेश्चन पूछता आपसे है, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है, अगर कहता है स्थानीय शासन को जो होता है किस अधिनियम के तहत जो होता कार्य करने की, या स्थानीय शासन जो संस्था बनाई गई थी किस अधिनियम के अनुसार इसे कार्य करने की अनुमति मिली, तो आप 1919 अधिनियम मार सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है क्या स्थानीय शासन को जो था सुदृढ़ बनाने के लिए किस अधिनियम का उपयोग किया गया था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का क्या गया, सुदृढ़ करने का जो होता प्रयास किया गया था। आगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आप समझते हैं। देखिए इसकी पृष्ठभूमियां क्या है। ऐसा नहीं कि स्थानीय शासन के बारे में जो होता है पहले नहीं बात कही गई थी, आपको हम बताते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए आप पढ़े होंगे कि ग्राम स्वराज के पक्षधर एक व्यक्ति थे। आपको पता होगा कि ग्राम स्वराज के पक्षधर कौन माने जाते हैं, किसने कहा था, अर्थात महात्मा गांधी ने कहा। किसने? ग्राम स्वराज के जो पक्षधर माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है ग्राम स्वराज के पक्षधर कौन थे, अर्थात ग्राम स्वराज के पक्षधर जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। और आप पढ़े होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका अर्थ ही होता है कि जन कल्याणकारी राज्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होगा, जन कल्याणकारी राज्य। देखिए ध्यान से कि जन कल्याणकारी राज्य, इसमें क्या होगा, इसमें आर्टिकल 40 शामिल किया गया, अर्थात अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम स्वराज की बात कही गई अर्थात ग्राम पंचायत की बात कही गई है आर्टिकल 40 में। जब आप इसमें पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें स्वतंत्रता के बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को, देखिए इसमें क्या पृष्ठभूमि समझिए। ग्राम स्वराज के पक्षधर महात्मा गांधी जी थे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात अर्थ समझते जन कल्याणकारी राज्यों की बात कही गई है इसमें, और इसमें आर्टिकल 40 में जो होता ग्राम पंचायत की बात कही गई है। अगर आप इसमें देखते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तब की बात देखिए। 26 जनवरी 1950 के बाद की बात बताते हैं। हमारे यहाँ एक मंत्रालय बनाया गया था जिसको आपको पता होगा कि मंत्रालय पंचायती राज और सामुदायिक मंत्रालय बनाया गया था। पंचायती राज एवं सामुदायिक मंत्रालय, सामुदायिक मंत्रालय
का गठन किया गया। इसके लिए क्या बनाया गया? स्थानीय शासन के लिए अर्थात ग्राम पंचायत के लिए जो होता एक पंचायती राज सामुदायिक जो होता है मंत्रालय बनाया गया था। और ये जो था इसके विभाग के जो मंत्री बनाए गए थे, इस विभाग के जो मंत्री थे, विभाग मंत्री जो थे, आपको बता दें कि एस के डे साहब थे। एस के डे साहब जो थे इस विभाग के मंत्री बनाए थे। एस के डे साहब मंत्री बनाए गए तो उन मंत्रालय से जो होता जनता के लिए 2 योजनाएं शुरू की गई। जनता के लिए 2 योजनाएं शुरू की गई। आपको बता गया कि 2 अक्टूबर 1952 को एक योजना शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया था सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कह सकते हैं या योजना कह सकते हैं। प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। यह स्थानीय स्तर पर पहुंचने से पहले ही क्या हो गई? असफल हो गई। असफल हो गई अर्थात फेल हो गई, लागू नहीं हुआ। फिर क्या किए एस के डे साहब ने? फिर उन्होंने क्या किया? एक और जो होता है, उन्होंने एक योजना और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसारण सेवा कार्यक्रम चालू किया। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये भी योजना क्या हो गया? असफल हो गई। दोनों योजनाएं क्या होंगी? असफल हो जाती। तो थोड़ा सा झटका लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनको थोड़ी सी झटका लगा भाई कि ये दोनों योजनाएं कैसे असफल हो गई। इन असफलताओं को 2 बार देखा गया। देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद जो होता है पंचायती राज सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। इस विभाग के मंत्री एस के डे साहब को बनाया गया था। जनता के लिए 2 योजनाएं जो होती प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम अर्थात सामुदायिक विकास योजनाएं चालू की गई थी। दूसरा जो था 2 अक्टूबर 1953 को जो होता है राष्ट्रीय प्रसारण सेवा कार्यक्रम चालू किया। दोनों के दोनों क्या हो गए? निरस्त हो गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने कहा कि भाई ये कार्यक्रम की क्यों असफल जा रहे थे, इसकी जांच दोनों असफलताओं को देखते हुए उन्होंने एक समिति बनाने की योजना बनाई और उन बलवंत राय मेहता को क्या किया? बताया। अर्थात भारत सरकार ने 1957 में क्या किया? भारत सरकार जब योजनाएं विफल हो रही थी तो 1957 में क्या हुआ? भारत सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को अध्यक्षता में एक समिति बनाई। किसकी अध्यक्षता में? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनाई। इसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता समिति बनी। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति बनी। उन्होंने अपनी समिति का गठन किया और 1957 में एक रिपोर्ट दिया, सरकार को सौंपी। 1957-58 में एक रिपोर्ट जो होती सरकार को सौंपी। सरकार को जो होती सौंपी बलवंत राय मेहता समिति। अर्थात 57 में दिया गया, लेकिन 57-58 में अपनी रिपोर्ट जो होता है बलवंत राय मेहता समिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सौंपी या भारत सरकार को जो होता उन्होंने सौंपी। उन्होंने क्या किया? जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। पहला काम किया, विकेंद्रीकरण की बात कही। देखिए उन्होंने कहा कि पहला कार्य किया जाए जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। अर्थात उन्होंने बताया कि जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे पहली सिफारिश भारत सरकार से की। अर्थात सिफारिश की किससे?
इंडिया ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से जो होता है सिफारिश की। फिर उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किया। देखेंगे उन्होंने सिफारिश में क्या किया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश क्या थी। उन्होंने जिसे पंचायती राज कहा, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया और उसका नाम दिया पंचायती राज। और इस पंचायती राज को जो होता है नाम देने के बाद त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करी, त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही। त्रिस्तरीय में उन्होंने कहा क्या, कहा कि पहले स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत की पहली स्थापना, ग्राम पंचायत, और जो होता फिर पंचायत समिति की स्थापना की जाए, पंचायत समिति की, और फिर किया गया त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला पंचायत की बात की, जिला पंचायत। त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं का प्रारूप दिया, अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत की बात की। आप देखेंगे उन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव होना चाहिए ये जनता के द्वारा अर्थात प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, और जो होता पंचायत समिति और जिला पंचायत को जो होता उन्होंने कहा कि इनका चुनाव जो होना चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। देखिए एग्जाम में बहुत दफे पूछा गया किसका पंचायत समिति, जिला पंचायत, किसका चुनाव प्रत्यक्ष मत के द्वारा होता है, किसे अप्रत्यक्ष मत के द्वारा होता है। तो उन्होंने क्या किया, ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, लेकिन जो होता है पंचायत समितियां और जिला पंचायत जो होती है अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पंचायत समितियां होंगी ये कार्यकारी निकाय के कार्य करेंगी, ये सिर्फ कार्यकारी निकाय होंगी, निकाय ये क्या होंगे, कार्यकारी निकाय होंगी। लेकिन जो जिला पंचायत होंगी वो पर्यवेक्षी एवं सलाहकारी निकाय होंगी। इन्होंने कहा कि ये पर्यवेक्षी एवं सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करेंगी, सलाहकारी की भूमिका क्या करेंगे, निभाएंगे। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में, और उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को जो होता है जिला पंचायत का जो होता है अध्यक्ष मान लिया जाएगा। अर्थात उन्होंने कहा क्या कि जो जिला कलेक्टर होगा, जिले का जो कलेक्टर होगा वो जो होता है जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा, अर्थात जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। अब इनकी बात जो होता है वर्तमान में इन्हीं की रिपोर्ट जो होती है मान्य चलती है, अर्थात वर्तमान में बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जो त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे यहाँ चालू है। तो इनकी रिपोर्ट जो मान ली गई और समिति ने इसे स्वीकार कर लिया। 1958 में ही समिति ने क्या कर दिया, इसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद समिति ने 1958 में जो होता है सबसे पहले देखेंगे 1958 में यह रिपोर्ट जब स्वीकार की गई तो सबसे पहले जो था तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को, देखिए 2 ही अक्टूबर, याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को 1959 में नागौर जिला, राजस्थान का एक ठो जिला पड़ता है, राजस्थान का नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया, पंचायती राज को लागू कर दिया गया। लागू होने के बाद अशोक मेहता समिति के सिवा जो थे अन्य समितियां भी इसमें शामिल की गई थी। आपको बता दें कि बलवंत राय मेहता समिति को तो अलावा अन्य समितियां भी जो थी सरकार की बनी, जिसमें आपको कुछ जैसे अशोक मेहता समिति,
अशोक मेहता समिति, पंचायती राज व्यवस्थाओं पर जो होता है एक समितियां बनी थी अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति बनाने का न्योता जो थे अर्थात जनता पार्टी सरकार द्वारा, जनता पार्टी के सरकार, जनता पार्टी के सरकार ने जो होता एक समिति बनाई थी जिसका नाम था अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। एक समितियां बनाई थी अशोक मेहता की अध्यक्षता में, अशोक मेहता समिति बनाई गई थी सन 1977 में, सन 1977 में, जिसमें अशोक मेहता जी ने द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। पंचायती में क्या किया था, द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, द्विस्तरीय व्यवस्था का क्या किया था, सुझाव दिया था। ठीक है, द्विस्तरीय व्यवस्था। इसके बाद में और भी बनाया गया, जैसे GKV राव समिति बनाई गई, GVK राव समिति बनाई गई थी। GVK राव समिति जो प्रस्तुत किया बनाई गई थी 1985 में बनाई गई थी, 1985 में बनाई गई थी, जिसमें GVK राव साहब ने बताया था कि पंचायत जो होगा बिना जड़ की घास, अर्थात बिना जड़ की घास है, पंचायत को उन्होंने कहा बिना जड़ की घास है। किसकी संज्ञा दिया, बिना जड़ की घास है, अर्थात उन्होंने कहा कि जो पंचायत में कोई जड़ वगैरह नहीं है, अर्थात ये बिना जड़ की घास है। तो अन्य समितियां भी इसके बनाए गए थे, GVK राव, अशोक मेहता और LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति इत्यादि समितियां जो थी बनाई गई थी। लेकिन पंचायत बनने के बाद जो होता है, अब इसे संवैधानिक दर्जा की बात होती है कि संविधान में कैसे इसे शामिल किया जाए। तो आपको हम बताते हैं कि संवैधानिक विकास के बारे में हम पढ़ते हैं, पंचायती राज का संवैधानिक विकास कैसे होता है। संवैधानिक विकास, अगली हेडिंग होती है संवैधानिक विकास। 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी, 1989 में राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार ने सबसे पहले जो था पंचायती राज को क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा देने की बात की। और उन्होंने क्या कर दिया, संवैधानिक की 64वां संविधान संशोधन जो होता, 64वां संविधान संशोधन के द्वारा, 64वां संविधान संशोधन द्वारा जो था इसे संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की। संवैधानिक दर्जा दिया जाना था, अभी संवैधानिक दर्जा दिया जाना था। लोकसभा में तो पारित हो गया, लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, क्योंकि 1989 में सरकार क्या हो गई थी, कांग्रेस की गिर चुकी थी। लोकसभा में तो आसानी से पारित कर दिया गया, लेकिन 89 में ही राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार गिर जाती है, जिससे राज्यसभा में पारित नहीं हो सक पाता है। लेकिन फिर जो होता 1989 के बाद फिर एक 73वां संशोधन पारित किया गया, 64वां में तो नहीं हो पाया, लेकिन 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ, 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। संशोधन द्वारा कहा जाए तो 1991 के सरकार के बाद, 1992 में 73वां पारित हुआ था, 1991 के बाद जो होता 89 में सरकार इनकी गिरती है, 1991 में नई सरकार का गठन हो जाता है, नई सरकार का गठन होता है। 1991 के बाद की बात करें, नई सरकार का जो होता है गठन होता है। और 1900 इस गठन के बाद जो थे PV नरसिम्हा राव थे, PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव की जो होता है देख रेख में जो होता है 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ, पारित किया गया। ये 73वें संविधान संशोधन जो पारित किया, विधेयक जो पेश किया गया, 73वां संविधान संशोधन विधेयक क्या हुआ, पेश हुआ, विधेयक पेश हुआ। इस विधेयक में क्या हुआ देखेंगे,
पहले तो लोकसभा में पारित किया गया, पहला आपका पता होगा कि लोकसभा में पारित होता है, फिर आपको जाना कहां पड़ता है इसकी लेनी सहमति, अर्थात राज्यसभा में, और फिर क्या करना पड़ता है, अंतिम अनुमोदन जो करने का विधेयक पर कौन करता है, राष्ट्रपति। कोई विधेयक पास किया जाता तो अंतिम अनुमोदन जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है। तो पीवी नरसिम्हा राव की जो ने 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो होता विधेयक को पेश किया और लोकसभा में क्या हुआ, 22 दिसंबर 1991 को पारित कर दिया गया। 22 दिसंबर 1991 को पारित हुआ और एक दिन में ही क्या बाद जो होता 23 दिसंबर 1991 को जो होता है यहां पर भी राज्यसभा भी क्या कर दिया, तुरंत पारित कर दिया गया। लेकिन जो होता है कुछ दिन रुका, 1991 20 अप्रैल 1993 को जो होता राष्ट्रपति अंतिम अनुमोदन करता है। 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति जो होता है अंतिम अनुमोदन करता है और 20 अप्रैल को जो होता है अंतिम अनुमोदन के बाद जो होता है 24 अप्रैल को जो होता है पूरे भारत में जो होता है, पूरे भारत में जो होता है संवैधानिक जो भी मिला पूरे भारत में देश में क्या होगा, प्रभावी होगा। पूरे भारत अर्थात पूरे देश में जो होता है प्रभावी हो गया। भारत के पूरे देश में क्या हो गया, ये प्रभावी हो गया, अर्थात संवैधानिक विकास का जो दर्जा दिया गया था मिल गया था पंचायती राज और प्रभावी हो गया। और संवैधान पूरे प्रभावी होने के बाद तत्काल जो होता है पहला राज्य, अगर आपसे पूछता कि पहला राज्य किसने प्रयास किया, अर्थात प्रथम कहां लागू किया गया था, कौन सा राज्य होता प्रथम बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद लागू किया था, तो आपको विकल्प मानना पड़ेगा, अर्थात मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद जो होता लागू करने वाला राज्य अगर पूछता है तो आपका मध्य प्रदेश होगा। इसके बाद जो होता है संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद इसे आपको पता होगा जब किसी को संवैधानिक दर्जा मिलता है इसे भाग में जोड़ा जाता है, किस भाग में कहां कहां रखा जाता है इसकी बात करते हैं। तो इसे जो होता है पंचायती राज को जो था संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद जो होता है इसे भाग 9 में रख दिया गया, भाग 9 दिया गया और इसमें जो अनुसूची थी उसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया, 11वीं अनुसूची दी गई। और अनुच्छेद जो पढ़ेंगे आप 243 से लेकर के 243 औड़ा तक पढ़ेंगे और विषयों की जो संख्या रखी गई थी कुल 29 विषय के क्या हुआ था चर्चा, 29 विषय इसमें क्या किया गया था, रखा गया था। तो पता हो गया कि भाग 9 में रखा गया, अनुसूचियां 11वीं अनुसूची में रखी गई। जब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया तो 11वीं अनुसूची में रखी गई थी और अनुच्छेद 243 से 243A तक ले और 29 विषयों में जो होता है इसका 29 विषयों का इसमें क्या किया गया, वर्णन किया गया था। तब ये का अब आपको जब पंचायती राज व्यवस्था लागू समय में तो अगली सभा में आप देखिएगा कि ग्राम सभा का कैसे गठन होता है। पंचायती राज में ग्राम सभा के बारे में हम आपको चर्चा नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि ग्राम सभा में कैसे बनाया जाता है। ठीक है।